वेलकम टू गेजन सक्सेस पॉइंट। आज हम करेंगे 12th बिजनेस स्टडी का चैप्टर 6.4 ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर का आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है और आज इसके अंदर हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर बता देती हूँ कि हम क्या करेंगे। ये हमने कर लिया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, फर्स्ट लेक्चर के अंदर। और आज हम जो इसके मेथड है यानी कि ट्रेनिंग के कौन कौन से मेथड हैं, ऑन जॉब और ऑफ जॉब दोनों के बारे में, और साथ के साथ डेवलपमेंट क्या होती है, इसकी नीड और इन दोनों में डिफरेंस के बारे में आज हम सेकंड लेक्चर के अंदर करेंगे। तो ये छोटा सा चैप्टर है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल गेजन सक्सेस पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो हमारा पहला टॉपिक आता है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। देखो, ट्रेनिंग जो होती है संगठन में सभी लेवल के कर्मचारियों को दी जाती है, चाहे वो टॉप लेवल का हो, मिडल लेवल का हो या लो लेवल का हो, और हर एक को ट्रेनिंग उनके काम के अकॉर्डिंग ही दी जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि ट्रेनिंग अगर हर एक लेवल पे हर एक कर्मचारी को दी जाती है तो ट्रेनिंग देने की कुछ अलग अलग विधियाँ भी ज़रूर होगी, क्योंकि अगर हर एक लेवल के कर्मचारी को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है तो उनके मेथड भी तो अलग अलग हो सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में मेथड पढ़ेंगे। इसके दो टाइप के मेथड है। जितने भी ट्रेनिंग के मेथड हैं उनको मोटे मोटे तौर पर दो टाइप में डिवाइड किया है। पहले को कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग और सेकंड को कहते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो आपको बता दूं कि इसका क्वेश्चन किस तरीके से आता है। 4 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, जैसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग को एक्सप्लेन करें या फिर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग को एक्सप्लेन करें। ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, इसका क्वेश्चन ये भी आ जाता है कई बार, करते हुए सीखना विधि का वर्णन करें या एक्सप्लेन लर्निंग वाइल डूइंग, यानी कि काम करते हुए सीखना विधि जो है उसका वर्णन करें। अगर करते हुए सीखना या लर्निंग वाइल डूइंग इस तरह से आ जाता है क्वेश्चन तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इस तरह से ये क्वेश्चन दे दिया है तो इसका मतलब ये अंडरस्टैंडिंग लेवल का है। तो आपको समझना होगा कि कौन सा ऐसा मेथड है ट्रेनिंग का जिसमें हम काम करते हुए सीखते हैं, और वो मेथड है हमारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी कि साथ के साथ हम काम करते हैं और साथ के साथ ट्रेनिंग लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ये होती क्या है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम ऑफ द जॉब पढ़ेंगे। ऑन द जॉब ट्रेनिंग कार्य पर प्रशिक्षण विधि में जो भी ट्रेनी होता है यानी कि जो परीक्षार्थी होता है उसको एक मशीन या फिर कोई वर्कशॉप या कोई लेबोरेटरी होती है उसमें विशेष कार्य करने के लिए कहा जाता है। जैसे कोई एक मान लेते हैं कोई एक नर्स का या कंपाउंडर का कोर्स कर रहा है, लेबोरेटरी का कोर्स कर रहा है मान लेती है, ठीक है, तो उसको जो है लैब में काम करने के लिए कहा जाता है। इसी टाइप अगर कोई मान लो बिजली का काम करना सीखना चाहता है तो वर्कशॉप जो होती है, जैसे ITI जो होती है उनमें वर्कशॉप होती है और वहाँ पर काम सिखाया जाता है। इस टाइप का मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो इस तरह उनको काम सिखाया जाता है। और एक जो एक्सपर्ट एम्प्लॉय होता है वो, या जिसको हम पर्यवेक्षक कहते हैं, उनके द्वारा औजारों को प्रयोग करने और मशीनों को चलाना सिखाया जाता है। यानी कि मान लेते हैं एक कोई बंदा है वो लेबोरेटरी का कोर्स करना चाहता है, ठीक है, वो 8 महीने 10 महीने, जैसे कि वर्ल्ड बैंक का कोर्स करते हैं तो 8 महीने का, कहीं जगह 10 का, कहीं जगह 1 साल का कोर्स होता है। तो वो पहले एजुकेशन लेते हैं और फिर उनकी ट्रेनिंग होती है 3 महीने की, वो लैब में ट्रेनिंग लेते हैं। तो लैब में देखो सीधा ही तो उनको दिया नहीं जाएगा, एक एक्सपर्ट एम्प्लॉय होगा, वो एम्प्लॉय जो भी मशीनें हैं जो भी इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पर उनको यूज़ करने का तरीका सिखाता है। उनकी नज़र में ही ये ट्रेनी होते हैं। इस विधि में ट्रेनी काम सीखते भी हैं और उत्पादन भी करते हैं। यानी कि इस सिचुएशन में हमने मेडिकल जो ट्रेनिंग का एग्जांपल लिया है, यानी कि यहाँ पर वो क्या करते हैं, टेस्ट भी करते हैं, ब्लड टेस्ट भी करते हैं और साथ के साथ सीखते भी हैं। तो सुपरवाइज़र क्या होता है, ट्रेनी के द्वारा किए जा रहे काम पर टाइम टू टाइम उसको वॉच करता रहता है, और अगर उसके काम में कोई कमी आती है तो उसमें सुधार करने के लिए उसको तरीका भी बताता है कि ये काम इस तरह से नहीं, इस तरह से करना है। तो इस मेथड की जो सफलता है वो टोटली किस पर निर्भर करती है,
जो सुपरवाइज़र है उस पर निर्भर करती है वो कितना एक्सपर्ट है। वो अगर एक्सपर्ट है तो वो बहुत अच्छा एक्सपर्ट एक एम्प्लॉय तैयार कर सकता है। तो इसमें उसकी इंटरेस्ट का भी देखा जाता है कि वो प्रशिक्षण देने में कितनी रुचि लेता है। तो इसी के संदर्भ में जे बैटिन तो कहा है कि कार्य पर प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षित पर्यवेक्षक की जरूरत है, यानी कि एक ट्रेंड सुपरवाइज़र की ज़रूरत है। अगर ट्रेंड सुपरवाइज़र नहीं है तो वो पता नहीं कितने ही अनट्रेंड संतानें पैदा कर सकता है, यानी कि कितने ही अनट्रेंड वो एम्प्लॉय पैदा कर सकता है। तो इस तरह से ऑन द जॉब कार्य जो सिखाया जाता है, ट्रेनिंग होती है, उस पर टोटली जो ट्रेनिंग होती है वो सुपरवाइज़र के ऊपर ही डिपेंड होती है। तो अब हम देखते हैं कि ट्रेनिंग होती कौन कौन सी है ऑन द जॉब। सबसे पहला होता है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, कोचिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग और जॉब रोटेशन। तो इनको हम डिटेल में करेंगे। कई बार आ जाता है कि इसके अंदर कितने टाइप की ट्रेनिंग होती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में कौन सी आती है। तो ये 4 ही टाइप की होती है, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, कोचिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग और जॉब रोटेशन। तो ये 4, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो होती है 4 टाइप की होती है और सबसे पहले हम इनको डिटेल में करेंगे। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कौन कौन सी होती है एक नज़र मार लेते हैं इस पर, फिर उसके बाद डिटेल में करते हैं उनको। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जो होती है क्लासरूम लेक्चर, कॉन्फ्रेंस, फिल्म, केस स्टडी मेथड हो गया, कंप्यूटर मॉडलिंग, वेस्टिब्यूलर ट्रेनिंग हो गया और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन हो गया। ये क्या होती है ऑफ द जॉब, यानी कि इसके नाम से ही पता चलता है कि काम के दौरान नहीं दी जाती, काम से अलग ट्रेनिंग दी जाती है, उसको ऑफ द जॉब कहते हैं। तो अब हम डिटेल में करते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में सबसे पहला हमने पढ़ा था कि अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम क्या होता है। इस विधि का प्रयोग ज़्यादातर वहाँ किया जाता है जहाँ किसी कार्य में पूर्ण दक्षता यानी कि पूर्ण कुशलता प्राप्त करने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। इसमें क्या होता है, प्रशिक्षण लेने वाले व्यक्ति को एक निश्चित समय तक के लिए एक विशेषज्ञ यानी कि एक सुपरवाइजर के साथ काम करना पड़ता है। एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप बिजली का काम सीखना चाहते हो तो जिस व्यक्ति को बिजली का काम बहुत अच्छे ढंग से आता है उस व्यक्ति के साथ रहकर आप काम सीख सकते हो। वो व्यक्ति आपको सुपरवाइज करता रहेगा, आपके काम में कोई कमी आएगी तो वो बता देगा, दूसरा आपको काम करने का तरीका सिखा देगा। सेम इसी तरह से प्लम्बर का, लुहार का काम, इस तरह के ये काम सीखने होते हैं, इनके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। इस टाइम क्या होता है, इस ट्रेनिंग के अंदर जो ये होता है एक्सपर्ट होता है, विशेषज्ञ होते हैं, उसके द्वारा काम के बारे में थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल यानी कि सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पहलुओं की जानकारी दी जाती है। इसको कहा जाता है नवसिखवा कार्यक्रम। सेकंड आता है कोचिंग। कोचिंग ऑन द जॉब में कैसे होगा, देखो इस विधि के अंदर नियुक्त किए गए व्यक्ति को पहले काम कर रहे किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ उसका कोच यानी कि सहयोगी बना दिया जाता है। मान लेते हैं एक मैनेजर है और उस मैनेजर के नीचे एक व्यक्ति को मैनेजर की ही ट्रेनिंग लेने के साथ उसको काम पर लगा दिया जाता है। तो कुछ समय तक तो जो वरिष्ठ प्रबंधक होगा उसकी कार्यप्रणाली को देखता है और उसे समझाने का प्रयास करता है, यानी कि पहले वो काम किस तरीके से करना है ये बताता रहता है और उसको देखता रहता है। इसके बाद वरिष्ठ प्रबंधक क्या करता है, उसको छोटे छोटे आसान कार्य देना लग जाता है, कुछ समस्याएं उसको देने लग जाता है, साथ के साथ उसको गाइडलाइन भी देता रहता है। और इस तरह से जो मुख्य प्रबंधक होता है या वरिष्ठ प्रबंधक होता है वो ये समझता है कि उसने अगर अच्छी उसमें स्किल में इंक्रीमेंट हो गया है तो उसे कुछ समस्याओं के समाधान ढूंढने के लिए भी कहा जाता है। कई बार ये होता है कि जो वरिष्ठ प्रबंधक है अगर वो अनुपस्थित है, छुट्टी पर है, तो पूरे डिपार्टमेंट का काम भी उसको सौंप दिया जाता है। तो वो इस तरह से उस मैनेजर के साथ रह के
वो मैनेजर कौन कौन से कार्य करता है वो कार्य करना सारा सीख जाता है। इसको कहते हैं कोचिंग। यानी कि जो वरिष्ठ प्रबंधक है वो एक एज ए कोच की तरह काम करता है। इसके बाद आता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होती है? इंटर्नशिप संयुक्त, इसके नाम में पता चल रहा है, संयुक्त प्रशिक्षण प्रणाली जो होती है या इंटर्नशिप ट्रेनिंग होती है। इसमें क्या होता है, एक तो टेक्निकल एजुकेशन और एक जो बिजनेस ओरिएंटेड एजुकेशन होती है, ये मिलकर अपने सदस्यों को ट्रेनिंग देती है, दोनों मिलकर। इस ट्रेनिंग का उद्देश्य होता है सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ज्ञान में संतुलन स्थापित करना। सैद्धांतिक ज्ञान भी देना और व्यवहारिक ज्ञान भी देना, दोनों ज्ञान होने चाहिए एम्प्लॉय को। इस प्रशिक्षण प्रणाली के अंदर शैक्षणिक संस्थाएं जो होती हैं अपने विद्यार्थियों को सैद्धांतिक ज्ञान तो स्वयं देती है, यानी कि उनको थ्योरी की नॉलेज तो खुद दे देती है, लेकिन उनको व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए कहाँ भेजती है, वो व्यावसायिक संस्थाओं के अंदर भेजती है। जैसे एक सिंपल सा मैं एग्जांपल बताऊं, जो बीएड कर रही है, बीएड करने वाली जो संस्थाएं होती है वो थ्योरी का ज्ञान तो खुद दे देती है, पर उनको व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए स्कूल के अंदर भेजते हैं पढ़ाने के लिए, ताकि वहाँ पर वो रियल में स्टूडेंट को पढ़ाकर सीख जाते हैं। तो इस तरह से आपस में यही इनका इंटर्नशिप ट्रेनिंग चलती है। इसी प्रकार जो कर्मचारी, अब आती है बात व्यावसायिक संस्थानों की तरफ से, जो कर्मचारी व्यावसायिक संस्थानों में पहले से काम कर रही है उन्हें और ज़्यादा यानी कि लेटेस्ट थ्योरेटिकल नॉलेज देने के लिए टाइम टू टाइम पर शिक्षण संस्थाओं के पास भेजा जाता है। जैसे जो टीचर्स वगैरह होते हैं उनकी डाइट में ट्रेनिंग होती है, तो सेम इस तरह से एक म्यूचुअल प्रोग्राम चलता होता है, दोनों ही एक दूसरे की हेल्प करती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा जॉब रोटेशन। इसके तो नाम से ही पता चलता है कि पद बदल कर ट्रेंड करना। इस विधि का मुख्य उद्देश्य होता है एक अधिकारी को संस्था के सभी विभागों की जानकारी देना। अधिकारी को पहले जैसे एक विभाग मान लेते हैं वो उत्पादन विभाग में कार्य कर रहा है, जब वह इस विभाग के बारे में सारी संबंधित जानकारियां प्राप्त कर लेता है तो उसको दूसरे विभाग जैसे विपणन विभाग में भेज दिया जाता है। इसके बाद किसी और विभाग में भी भेजकर उसको ट्रेंड किया जा सकता है। इस तरह की ट्रेनिंग जो होती है वो इसलिए दी जाती है ताकि वो भविष्य में जो भी उसको काम दिया जाए वो फर्म का काम आसानी से संभाल ले। तो ये थी हमारी ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इसके बाद आती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इसके नाम से पता चल रहा है कि ऑफ द जॉब यानी कि ये जॉब पर नहीं है, जॉब से परे रहकर जॉब के बारे में सीखा जाता है, उसको कहते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। सबसे पहला आता है क्लासरूम लेक्चर या कॉन्फ्रेंस। जैसे अभी आप सीख रहे वो क्या है, क्लासरूम लेक्चर ही है। इस प्रणाली के द्वारा प्रबंधकों के सिद्धांतिक ज्ञान यानी कि केवल थ्योरेटिकल नॉलेज को ही इंक्रीज किया जाता है, उनको कोई व्यवहारिक जानकारी नहीं, व्यवहारिक ज्ञान नहीं दिया जाता, थ्योरेटिकल नॉलेज ही उनको दी जाती है। या हम यूँ कहें कि कोई समस्या को किस तरह से किसी समस्या का समाधान करना है उसकी जानकारी दी जाती है कि अगर ये समस्या आ जाए तो इसको इस तरीके से सोल्व किया जा सकता है। बड़ी संस्थाओं में प्रबंधकों को इस प्रकार की जानकारी देने के लिए कई बार एक्सपर्ट परमानेंट अपॉइंट कर लिए जाते हैं और जो टाइम टू टाइम जो फर्म के एम्प्लॉय होते हैं उनको आवश्यकता अनुसार भाषण देते रहते हैं। और जो छोटी संस्थाएं हैं वो एक्सपर्ट को तो अपॉइंट नहीं कर पाती, पर वो समय समय पर बाहर के एक्सपर्ट को विजिट करवाती है या अपनी संस्था के अंदर भाषण करवाती है। तो इससे क्या होता है, फर्म के एम्प्लॉय जो होते हैं उनको नई नई जानकारियाँ मिल जाती है। इसके बाद आता है चलचित्र। चलचित्र यानी कि फिल्म्स क्या होते हैं, ये एक बहुत ही प्रभावी पद्धति हो सकती है अपने कौशल यानी कि अपना जो स्किल है उसको प्रदर्शित करने की। यानी कि पहले आजकल के टाइम अभी अगर आप देखते हो कि तो यूट्यूब पे या कहीं आजकल तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जहाँ पर आप अपने स्किल को दिखा सकते हो। इसके बाद आता है केस स्टडी। इसका नाम से ही पता चल रहा है कोई केस आपको दिया जाता है और उसको आप स्टडी करते हो, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इस विधि में क्या होता है, जो वरिष्ठ प्रबंधक होता है, वरिष्ठ प्रबंधक द्वारा ट्रेनी प्रबंधकों को, जो ट्रेनिंग लेने आया हुआ प्रबंधक
उसको कोई एक विशेष समस्या को सुलझाने के लिए कह दिया जाता है, यानी कि उसको कोई एक समस्या दे दी जाती है और सभी परीक्षार्थी अपने अपने ज्ञान, यानी कि कोई एक वरिष्ठ प्रबंधक के नीचे एक अकेला ट्रेनी भी हो सकता है और 2-4 इकट्ठे ट्रेनिंग भी हो सकते हैं। तो जितने भी ट्रेनी होंगे उनको अलग अलग, उनको एक ही समस्या पकड़ा देंगे। तो वो सारे जो ट्रेनी हैं वो अपने अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर उस समस्या का हल निकालेंगे और एक दूसरे के साथ मिलान करेंगे बाद में कि मैंने इस समस्या का ये हल निकाला है, दूसरा बताएगा कि मैंने इस तरह से हल निकाला है। तो एक ही समस्या के एक टाइम पर कई सारे जो होते हैं सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाते हैं। फिर उनमें आपस में क्या होता है, तर्क वितर्क होता है उसको लेकर, उस समस्या के हल के बारे में लेकर। सभी अपने अपने समाधान, जो कोई बताता है किसी समस्या के बारे में, अगर कोई सॉल्यूशन बताता है तो वो सॉल्यूशन का प्रमाण भी देने की कोशिश करता है, उसके लिए भी कुछ प्रमाण जुटाता है। इस तरह से तर्क वितर्क, इस तरह के जो तर्क वितर्क होते हैं, जो वरिष्ठ प्रबंधक होते हैं वो सुनता है और उन तर्क वितर्कों के आधार पर और फिर अपने अनुभव का प्रयोग करके जो वरिष्ठ प्रबंधक होता है एक उपयुक्त समाधान उन ट्रेनीज को बताता है। उनकी कोई गलतियां होती हैं तो वो भी दूर करने के बारे में बताता है। थर्ड आती है कंप्यूटर मॉडलिंग। कंप्यूटर मॉडलिंग ये केवल कंप्यूटर पर बेस्ड ट्रेनिंग है। इसमें क्या होते हैं, जो परीक्षार्थी होते हैं या ट्रेनी होते हैं अपनी स्किल को इंक्रीज करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ करते हैं और इस मेथड का ज़्यादातर वहाँ यूज़ होता है जहाँ ट्रेनिंग के टाइम खतरा ज़्यादा होता है। जैसे कोई बम बनाना सिखा रहे हैं, बम को उसको डिफ्यूज़ करना सिखा रहे हैं, तो देखो एक बम को रियल में तो डिफ्यूज़ करना सिखा नहीं सकते क्योंकि ट्रेनिंग कोई गलत तार काट देगा तो बम ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए ऐसे ऐसे काम कंप्यूटर पर ही सिखाई जाती है। इसके बाद आता है वेस्टिब्यूलर ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूलर ट्रेनिंग क्या होती है, देखो वेस्टिब्यूलर ट्रेनिंग, इस ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, नए कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के उद्देश्य से एक अलग ही प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना, यानी कि एक वर्कशॉप जो है सेट कर दी जाती है और एक अनुभवी और जो प्रशिक्षित यानी कि एक एक्सपर्ट ट्रेनर होता है वो उसको इस केंद्र का यानी कि सेंटर का हेड नियुक्त कर दिया जाता है। इस केंद्र में औजार और मशीनों को इस ढंग से लगाया जाता है जैसे कारखाने में लगाया जाता है और जब कर्मचारी ट्रेंड हो जाते हैं तो उन्हें वास्तविक काम पर भी लगा दिया जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि जो ITI है उसमें जो ट्रेनिंग होती है तो उसमें एक टाइप की वर्कशॉप होती है, या फिर आप कह सकते हो पॉलिटेक्निक का जो कोर्स वगैरह करवाया जाता है उनमें उनकी अलग से वर्कशॉप होती है और उससे निकलने के बाद उनको वो सीधा काम पर लग जाते हैं। इसके बाद आता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। इसमें इंस्ट्रक्शन वर्ड आया, ये ध्यान रखना। इस पद्धति के जन्मदाता कौन है, पॉल्स एंड पिगर। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है कि जो आपकी ये पद्धति है इसके जन्मदाता कौन है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के, तो पॉल एंड पिगर है। इन्होंने ये पद्धति बनाई थी। जो आपने ऊपर केस स्टडी मेथड नहीं पढ़ा, ये उस मेथड से संतुष्ट नहीं थे, तो इन्होंने कहा कि समस्या अध्ययन में जो केस स्टडी मेथड है उसमें एक बड़ी समस्या के सभी पहलुओं पर एक साथ विचार किया जाता है। यानी कि केस स्टडी के अंदर क्या था, पहले जो सुपरवाइजर होता है वो अपने नीचे ट्रेनी को क्या दे देता है, समस्या दे देता है और जो ट्रेनी होते हैं वो खुद ही हल निकालते हैं और आपस में जब तर्क वितर्क होते हैं उनमें, तब जाकर ट्रेनी उनके सामने आता है और उनको सुनता है। तो वो कहते हैं कि गलत है ये तो केवल पूरी समस्या पर एक ही साथ विचार विमर्श किया गया, जबकि जो नियोजित अनुदेश होते हैं यानी कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होते हैं इसमें संक्षिप्त यानी कि ब्रीफ इंसिडेंट पर भी विचार किया जाता है। यानी कि कोई प्रॉब्लम दे दी तो प्रॉब्लम के छोटे छोटे पार्ट्स पर अगर कोई समस्या आती है तो उसके बारे में भी जो इंस्ट्रक्टर होता है वो इंस्ट्रक्शन देता है। यानी कि जो इसका जो हेड होता है, या हम ये कहें कि जो अनुदेशक होता है
वो टाइम टाइम पर परीक्षक जो होता है अपनी ट्रेनी को इंस्ट्रक्शन देता है कि कोई समस्या आई है तो उसको किस तरीके से दूर किया जाता है। नियोजित अनुदेश में एक संक्षिप्त घटना को कक्षा में विचार विमर्श के लिए रखा जाता है, यानी कि एक छोटी घटना को पहले कक्षा में विचार विमर्श के लिए रखा, आपस में विचार किया और जो परीक्षक था, ट्रेनर था, उसके साथ भी विचार विमर्श किया गया। विद्यार्थी सभी आपस में क्या करते हैं, तर्क वितर्क के आधार पर समस्या का उचित समाधान ढूंढते हैं और इसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो ट्रेनर से वो हेल्प भी ले लेते हैं। तो ये थी हमारी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग की संख्या कितनी थी, 4। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की संख्या कितनी है, 6। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मीनिंग ऑफ एम्प्लॉय डेवलपमेंट, यानी कि कर्मचारियों के विकास। तो देखो, कर्मचारियों का विकास किया जाता है वो उनकी संपूर्णता में सुधार के लिए या संपूर्ण प्रभावपूर्णता को प्रभावित करने के लिए किया जाता है, ताकि एम्प्लॉय आगे भविष्य में जाकर और ज़्यादा जिम्मेवारी उठा सके। और ये कार्य जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD जो है ये डेवलपमेंट करने का उद्देश्य है एक संस्था में ऐसे प्रबंधक तैयार करने जो वर्तमान में तो बढ़िया काम करे ही, लेकिन भविष्य में वो ऊंचे पदों पर जाकर और ज़्यादा उत्तरदायित्व ले सके और कार्य को अच्छे ढंग से कर सके। उनकी रीजनिंग जो एबिलिटी है उसको बढ़ा सके, वो कारण और कार्य दोनों में आसानी से एक दूसरे में रिलेशन शो कर सके। तो इसीलिए विकास की जरूरत पड़ती है। अब आता है फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फीचर कौन कौन से हैं? सबसे पहले है प्रबंधकों से डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है, प्रबंधकों से है। किस पर ध्यान दिया जाता है, वर्तमान पर कम ध्यान दिया जाता है, फ्यूचर पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसमें व्यक्ति के केवल कौशल का विकास नहीं बल्कि पूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर जोर दिया जाता है। इसमें प्रशिक्षण के स्थान पर शिक्षण पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। इससे छुपी हुई प्रतिभा को विकसित किया जाता है। प्रबंधकों को और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण काम करने के लिए तैयार किया जाता है। कार्य से परे, यानी कि इस टाइप का जो डेवलपमेंट होती है वो ऑन द जॉब नहीं होता, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग विधियों का प्रयोग करके दी जाती है। डेवलपमेंट से क्या होता है, इनकी रीजनिंग एबिलिटी यानी कि विचार विमर्श करने की जो एबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। अब आता है नीड फॉर एम्प्लॉय डेवलपमेंट, यानी कि ज़रूरत क्या है एम्प्लॉय डेवलपमेंट करने की। सबसे कुछ कारण है जिसकी वजह से एम्प्लॉय को डेवलपमेंट किया जाना जरूरी है। प्रबंधकों को अधिक उत्तरदायित्व वहन करने योग्य बनाना, यानी कि इस तरह से योग्य बना दे कि उनको ज़्यादा उत्तरदायित्व, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले तो वो आसानी से उसको निभा ले। प्रबंधकों की पदोन्नति का रास्ता तैयार करना, अगर मान ले ऊपर की पोस्ट पर कोई मैनेजर रिटायर हो जाता है तो उसकी जगह से बाहर से लेंगे तो बहुत खर्चा आएगा, फर्म के अंदर से ही उसको प्रमोट कर देना बेटर होता है। और वो कब होगा, जब इस तरह से उनका डेवलपमेंट किया होगा तब। प्रबंधकों के कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करने की योग्यता पैदा करना, यानी कि प्रबंधकों में ऐसी एबिलिटी क्रिएट करना है जिससे अगर कोई रिजल्ट आया तो उसके पीछे वो रिजल्ट से नेगेटिव पॉजिटिव हो, उसके पीछे उसको पता हो कि किस कारण की वजह से ये रिजल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव आया है, उसका संबंध स्थापित कर ले वो। प्रबंधकों में प्रभावी निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ाना, संगठन की कार्यकुशलता बढ़ाना और प्रबंधकों के बाजार मूल्य में वृद्धि करना। तो ये इसके कुछ कारण थे जिसकी वजह से डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। अब आता है डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला मीनिंग, ट्रेनिंग के द्वारा क्या होता है, स्किल इम्प्रूवमेंट होता है, और ये क्या है, डेवलपमेंट एक सीखने की प्रोसेस है, एक लर्निंग प्रोसेस है डेवलपमेंट। पर्पस क्या है, इसका संबंध होता है स्पेशल जो स्किल है उसको इंक्रीज करना, और इसका डेवलपमेंट के अंदर टोटल पर्सनालिटी को इंक्रीज यानी कि इम्प्रूव किया जाता है। जॉब और करियर, ट्रेनिंग जॉब से रिलेटेड होती है और डेवलपमेंट कैरियर से रिलेटेड। स्कोप, प्रशिक्षण जो होता है, आप ये कह सकते हो कि ट्रेनिंग इज़ द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि ट्रेनिंग जो है वो संकुचित क्षेत्र है और विकास जो है एक व्यापक है। ट्रेनिंग जो है विकास का एक अंग है।
और सेम इसी तरह से उसको उल्टा कह सकते हैं, विकास का क्षेत्र विस्तृत है और ट्रेनिंग उसका एक पार्ट है। नेचर क्या है, ये जॉब से रिलेटेड है, कार्य से रिलेटेड है और ये व्यक्ति से रिलेटेड है। तो बच्चों आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको अच्छे ढंग से समझ आ गया है तो मेरे चैनल गेजन सक्सेस पॉइंट को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।